नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। ठीक है। ये संविधान पर जो चर्चाएं चल रही हैं संघ राज्य संबंधों पर आ चुकी हैं, और संघ राज्य संबंधों में हमने आर्टिकल 245, 246, 47, 48 मैंने अभी नहीं बताया, क्योंकि 246 में आपको ये बात बताई थी कि भाई वो पांच कंडीशन जिन पे आपका कौन भी कानून बना सकती है, राज्य सूची पर संसद भी कानून बना सकती है, मैं आपको वो बता रहा था। और वो पांच कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? 249, 250, ठीक है, 249, 50 से रिलेटेड एक आर्टिकल था 251, वो भी आपको बताया। ठीक है, कि संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता, वो भी बना सकता है, बस विवाद ना हो। ठीक है, क्योंकि विवाद होगा तो संसद का कानून वैलिड माना जाता है। ठीक। 251 के बाद फिर मैंने तीसरी आपको कंडीशन बताई थी 252। 252, और मैंने कहा था आपसे कि जब दो या दो से ज्यादा राज्य खुद से संसद को बोलें कि हमारे लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना दीजिए, तब संसद बना सकती है। और ऐसा कानून कितने समय तक लागू रहेगा तो कोई पता नहीं, क्योंकि ये संसद की मर्जी है। संसद की, चाहे वो उसे खत्म कर दे, चाहे वो उसमें कोई संशोधन कर दे, चाहे उसमें कोई परिवर्तन कर दे, ये सब संसद की मर्जी था। अगर कोई राज्य इस कानून को अपनाना चाहता है, ठीक है, मान लो यूपी बिहार ने अपने लिए कानून बनवाया संसद से, और एमपी को लग रहा है कि ये कानून अच्छा है, तो वो भी अपना सकता है, अपने राज्य विधानमंडल से पास करा ले। यहीं तक हुआ था। एक बार से थम्सअप जरूर कर देना, थम्सअप जरूर कर देना। प्रिया जी, राधा गुप्ता, राशीष, दीपेश, आर्या, साक्षी, उमेश, यहीं तक हुआ था, एक बार से थम्सअप कर दीजिएगा। आर्टिकल 252, तीन कंडीशन हो गई आपकी। जब राज्य सूची के विषय पर, बेटा एक एक पॉइंट आपको बता तो रहा हूँ प्रिंस भाई, नोट्स आप साथ की साथ बनाएंगे बेहतरीन रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्लासेस बाद में इतनी हो जाएंगी आप खुद सोचेंगे कि भाई क्या करें क्या करें। ठीक है, जय श्री कृष्ण दीपेश जी। चलिए, तो 252 तक की बात हो गई थी, तीन कंडीशन बता चुका हूँ। चौथी पर चलते हैं मेरे भाई, चौथी कंडीशन पर चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? चौथी कंडीशन कौन सी थी? जब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती थी, तो ये कंडीशन थी सर 253, आर्टिकल नंबर 253। ठीक है, आर्टिकल नंबर 253, आर्टिकल नंबर 253 की बात करें तो भाई ये भी कहता है कि संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। कैसे? तो देखिए, यदि यदि राज्य सूची से संबंधित, राज्य सूची से राज्य सूची से संबंधित राज्य सूची से संबंधित कोई अंतरराष्ट्रीय करार, कोई अंतरराष्ट्रीय करार, कोई अंतरराष्ट्रीय 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 का मतलब होता है इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल, कोई अंतरराष्ट्रीय करार, करार, करार को इंग्लिश में कहते हैं एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। कोई अंतरराष्ट्रीय करार बोले तो एग्रीमेंट, कॉमा संधि, संधि का मतलब होता है ट्रीटी, ट्रीटी, ट्रीटी या समझौता। कोई अंतरराष्ट्रीय करार या समझौता, समझौते का मतलब है कन्वेंशन, कन्वेंशन, समझौते का मतलब होता है बच्चे कन्वेंशन। है है तो संसद इस पर विधान बना सकती है, एटसेट्रा। यदि राज्य सूची से संबंधित कोई अंतरराष्ट्रीय करार, संधि, समझौता एटसेट्रा है, तो संसद बोले तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इस पर विधान बना सकती है। विधान बोले तो कानून, विधान का मतलब है कानून, एक्ट, लॉ। ठीक है भाई, बना सकती है, बना सकती है। ठीक है मेरे साथियों, संसद क्या बना सकती है? कानून बना सकती है।
क्लियर बात है, क्लियर बात है। कोई ऐसी खतरनाक पॉइंट नहीं लिखा है जो आपको पल्ले ना पड़े। मैंने कहा कि स्टेट लिस्ट पर संसद भी विधान बना सकती है, ये बातें मैं आपको बता रहा था। और इसमें 3 आपको बता दी थी मैंने, ठीक है ना, 3 आपको बता दी थी। लास्ट मैंने कल की क्लास में आर्टिकल 252 आपको बताया था, जब 2 या 2 से ज़्यादा राज्य खुद से बोलें कि हमारे लिए कानून बना दो, ठीक। उसके बाद ये 253 है, चौथी कंडीशन, पहली स्लाइड है बच्चे। यदि राज्य सूची से संबंधित कोई भी अंतरराष्ट्रीय करार यानी एग्रीमेंट, संधि बोले तो ट्रीटी, समझौता यानी कन्वेंशन है, तो संसद इस पर विधान बना सकती है। जैसे अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया का कोई समझौता हुआ किससे, यूएसए से। इंडिया का और यूएसए का एक समझौता हुआ किस पर, परमाणु समझौता। परमाणु समझौता क्या हुआ बच्चे, एक परमाणु समझौता हुआ। और परमाणु समझौते में यह कहा गया कि एक एटॉमिक रिएक्टर, एक परमाणु संयंत्र लगा जाएगा, एक परमाणु संयंत्र लगाएंगे यूएसए और इंडिया मिलकर। परमाणु संयंत्र बोले तो, परमाणु संयंत्र बोले तो एटॉमिक रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है भाई, एटॉमिक या न्यूक्लियर रिएक्टर इसको बोलते हैं। और ये जो एटॉमिक रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक, ये जो एटॉमिक रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर है, मान लीजिए कहाँ पर लगना है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर लगना है, वेस्ट बंगाल की जमीन पर, वेस्ट बंगाल की भूमि पर। और मेरे बच्चे भूमि, भूमि किस सूची में आता है, भूमि आता है राज्य सूची में। भूमि किस सूची में आता है, भूमि आता है राज्य सूची में। भूमि किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची पर कानून कौन बनाती है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाती है। आप कहेंगे सर राज्य सूची पर तो कानून राज्य सरकार बनाती है, सॉरी राज्य विधानमंडल बनाता है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल बनाता है, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे इस लाइन को पढ़ लो, यदि राज्य सूची से संबंधित, अब ये भूमि जो है ये किससे संबंधित है, राज्य सूची से संबंधित कोई अंतरराष्ट्रीय, कोई अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल करार यानी एग्रीमेंट, संधि बोले तो ट्रीटी, या समझौता बोले तो कन्वेंशन हुआ है, तो कानून कौन बनाएगी, संसद। अब भले ही ये भूमि वेस्ट बंगाल की है और भूमि किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सूची में आता है, लेकिन इस पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हो गया। अंतरराष्ट्रीय समझौते का मतलब होता है एक देश का दूसरे देश से, ठीक, भारत का अन्य देशों के साथ, 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 ठीक है भाई। मान लो कि दादा चाचा पापा ताऊ सब एक साथ रहते हैं और दादाजी का कोई दोस्त निकला पुराना, और उस दोस्त के बेटे को दादाजी ने घर में जगह दे दी और पलंग लगा दिया, उसका तख्त लगा दिया, बेड लगा दिया चाचा के कमरे में। अब चाचा कह रहा है ये मेरे कमरे में नहीं रहेगा, ये मेरे कमरे में नहीं रहेगा। दादा 2 ही थप्पड़ लगाएगा उसे, कहेगा ओए सुन, ओए सुन, ये घर मेरा है, मैं जिसको चाहूं उसको सुलाऊं, जहां चाहे वहां सुलाऊं, तुझे सोना है, यहां रहना है या नहीं रहना है। बात समझ में आई। तो बच्चे अंतरराष्ट्रीय समझौता हो रहा है, इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकते। बताइए समझ में आया, समझ में आया। आर्टिकल 253 क्लियर है, आर्टिकल 253 क्लियर है। आप कह रहे होगे सर ये कानून कब तक लागू रहेगा, तो बेटा जब तक यूएसए के साथ हमारा समझौता रहेगा ये कानून लागू रहेगा। जब तक यूएसए के साथ हमारा समझौता रहेगा तब तक लागू रहेगा। जैसे 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता, कि भैया सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर यूज करेंगे, लेकिन भारत ने वो समझौता तोड़ दिया, तो वो कानून रद्द हो गया, वो कानून रद्द हो गया। अब भारत जैसे चाहे उस पानी का यूज करे, वो पाकिस्तान की तरफ छोड़े या ना छोड़े, वहां बांध बनाए या ना बनाए। बोलिए उमेश जी, ठीक है। तो ये है 253 की बात। अब एक बच रहा है मेरे साथी, एक कंडीशन बच रही है, एक कंडीशन बच रही है कि जब और आपकी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, जब और आपकी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। कौन सी कंडीशन है ये, कौन सी कंडीशन मैंने आपको बताई थी लास्ट, आर्टिकल 356। मैं अभी आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको आपातकाल नहीं पढ़ा रहा हूं,
ये तो बस हमारा टॉपिक था कि संसद कब कब राज्य सूची पर कानून बना सकती है, तो मैं उन पॉइंटों को कलेक्ट कर रहा हूं। ठीक, उन पॉइंट्स को कलेक्ट करने की वजह से मुझे वापस से आपातकाल में जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपातकाल पढ़ा नहीं रहा हूं। ठीक है, समझौता हट जाए तो कितने दिन तक? तुरंत खत्म हो जाएगा सुनील भाई, तुरंत खत्म, कानून तुरंत खत्म हो जाएगा। समझौता रद्द, कानून रद्द। ठीक, देखो अब 356 की बात आती है, तो 356 में आप लोग इसे जानते हो, आप लोग इसे कहते हो, ये आर्टिकल है क्या? तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसे हम क्या कहते हैं? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है भाई, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन स्टेट, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन स्टेट। आप इसे दूसरे नाम से जानते हो, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, इसी को कहते हैं मेरे बाबू प्रेसिडेंट रूल, इसी को कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। क्या कहते हैं इसे? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन इसको बोला जाता है, राष्ट्रपति शासन। बहुत से लोग इसे स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल भी कहते हैं, राज्य आपातकाल। अभी मैं इसे पढ़ा नहीं रहा हूं, ना ही इसके बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में पूरी एक क्लास का है, तो तभी जिक्र करेंगे इसका जब आपातकाल पढ़ेंगे, जब इमरजेंसी पढ़ेंगे। अभी बस इतना जाने कि भाई जब भी किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होता है, संवैधानिक तंत्र का मतलब है संविधान के अनुसार चलने वाली संस्थाएं, अगर उसके अनुसार ना चलें। ठीक है सर जी, कैसे जनेंगे कि ये राज्यसभा का सदस्य है? वो तो बच्चे खुद बताएगा, शकल पे थोड़ी लिखा है, मेरी शकल पे लिखा है मास्टर हूं। जब सामने आया तभी तो पता चली, अच्छा ये भी पढ़ाता है। ये कैसा क्वेश्चन हुआ, कैसे जानेंगे कि राज्यसभा सदस्य है? राज्यसभा में बैठेगा तो राज्यसभा सदस्य है, लोकसभा वाले थोड़ी जाके बैठ जाएंगे। लोकसभा वालों को लोकसभा की सदस्यता है, वो वहां जाके बैठेंगे, राज्यसभा वाले राज्यसभा में बैठेंगे। अब कोई विधानसभा का विधायक है तो राज्यसभा जाके थोड़ी बैठने लगेगा। तो मैंने कहा आपसे कि अगर जो आपकी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी बॉडीज काम कर रही हैं, वो संविधान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। ठीक, अगर कोई भी संविधान के अकॉर्डिंग ना चले, जैसे मैं कहूं पुलिस का काम है कानून व्यवस्था संभालना, और वो कानून व्यवस्था ना संभाले, क्राइम बढ़ते रहें, तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कहते हैं, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, जब भी मेरे साथियों राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, तब क्या होता है? तब उस राज्य के लिए उस राज्य राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, राज्य सूची पर कानून यानी कि विधान, लॉ, एक्ट, कानून या एक्ट बनाने का राइट या शक्ति संसद के पास आ जाती है, संसद के पास आ जाती है, संसद के पास आ जाती है, संसद के पास आ जाती है। बात क्लियर है? संसद के पास आ जाती है। ठीक, यानी कि जब भी संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, आर्टिकल 356, 352 की बात नहीं कर रहा हूं, 352 में तो ये कहा गया था कि भैया संसद ने अगर आर्टिकल 352 लगवा दिया, राष्ट्रपति ने अगर आर्टिकल 352 लगवा दिया,
लगा मणिपुर है, मणिपुर पर लगा है, लेकिन कानून पूरे भारत के लिए बना सकती है राज्य सूची पर। लगा तमिलनाडु में है, कानून बना देगी वेस्ट बंगाल के लिए, बताया था आपको। लेकिन 356 में ऐसा नहीं है। 356 में जिस राज्य पे लगा है, जिस राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हुआ है, उसी राज्य के लिए केवल कानून बनेगा राज्य सूची पर। और ये कानून कब तक लागू रहेगा, ये कानून कब तक लागू रहेगा, ठीक, ये कानून राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के लागू रहने तक, उस राज्य में लागू रहेगा, उस राज्य में लागू रहेगा, ठीक है भाई, उस राज्य में लागू रहेगा। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद बेटा राज्य विधानमंडल अगर चाहे, उसे ये कानून अच्छा लगे तो वो अपने यहाँ से पास करा ले, अगर उसे खराब लग रहा है तो ये खत्म हो जाएगा। इसमें बदलाव करना चाहता है तो बदलाव कर सकता है, यानी अगर राष्ट्रपति शासन खत्म तो ये राज्य सूची पर जो कानून बना था वो भी खत्म होगा, नहीं तो राज्य विधानमंडल चाहे तो उसे अपना भी सकता है। ठीक है, क्लियर है, मुझे बताइए इतनी बात क्लियर है? ठीक, ये पांचों उदाहरण आपको समझ में आए, ये 5 कंडीशन समझ में आई जब राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल है 356, ये आर्टिकल है, ये देख लो, एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी सिस्टम बना कि नहीं बना, हाँ या ना? मैंने आपको यूनिटरी सिस्टम पढ़ाया है पूरा का पूरा। एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी सिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक प्रणाली का उदाहरण बना कि नहीं बना? भाई एकात्मक प्रणाली क्या कहती थी, एकात्मक प्रणाली क्या कहती थी? मैंने कहा था भारत की एकात्मक प्रणाली में कौन ताकतवर दिखाया जाता है, भारत की एकात्मक प्रणाली में कौन ताकतवर दिखाया जाता है? सर केंद्र ताकतवर दिखाया जाता है, केंद्र ताकतवर। और देख लो पूरी की पूरी राष्ट्रीय सरकार के हाथ में पावर आ जाती है जब किसी राष्ट्र में क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये पांचों कंडीशन आपकी समझ में आई। जब जब राज्य सूची पर आपकी कानून बनाने की शक्ति किसके पास आ जाएगी, संसद के। क्लियर? अब मैंने साथियों आपको कौन कौन से आर्टिकल बता दिए, 245 बता दिया, 246 बता दिया, उसी में ये कंडीशन बता रहा था मैं 5, और इसी 246 के बाद मैंने अभी 247 छुड़वाया है, 48 छुड़वाया है। ठीक है, 46 की कंडीशनों में ही मैंने आपको 249 भी बता दिया, 249 भी बता दिया, 250 भी बता दिया, 249 50 से रिलेटेड कंडीशन 251 में थी, ये भी बता दिया, 252 भी बता दिया, 253 भी बता दिया, 253 भी बता दिया। ठीक है, तो अपना बच कौन सा रहा है, 47 और 48, 47 और 48। ठीक है, 47 48 बच रहा है, फिर 54 और 55 बच रहा है, 54 और 55। क्लियर? क्योंकि 245 से 255 तक ही तो थे आपके क्या, विधायी संबंध। क्लियर? तो 47 48 बीच में बच रहा है, तो इन्हें और पकड़ लो, आ जाओ, इन्हें और पकड़ लो। और 47 से पहले एक और बचेगा बच्चे, 47 से पहले एक और बचेगा। सर कौन सा बचेगा बेटा? है एक संविधान में बदलाव हुआ था, शायद आप लोगों को याद हो, शायद आप लोगों को याद हो, एक संविधान में बदलाव हुआ था मेरे लाल। बदलाव समझते हो? संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने आपसे कहा था मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्या लिखूंगा, CA 2016। 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन 2016, 101वां संविधान संशोधन 2016। और ये क्या कहता है मेरे बाबू, ये क्या कहता है? ये कहता है GST एक्ट, इसी के जरिए ही तो भारत में GST आया था। कभी भी आपने पढ़ा होगा GST को तो बताया जाता है कौन से संविधान संशोधन से आया था GST। GST की फुल फॉर्म क्या होती है?
तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर। अब बच्चे ये जो संविधान संशोधन हुआ तो इससे कई आर्टिकल जोड़े गए, जिनमें से एक इस लिस्ट का है, एक इस लिस्ट का है। आपने 246 पढ़ा था, 246, लेकिन एक बच्चे 246 ए भी है, और 246 ए जो है वो इसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। एक्चुअल में संविधान के अंदर, संविधान जो हमारा बना है वो नंबरिंग पे बना है, नंबरिंग, नंबरिंग पर बना है। ऐसे आर्टिकल लिखे हुए हैं इसमें 1 से 395। बीच बीच में आपने ए बी सी डी, ये कैपिटल ए बी सी डी वाले पॉइंट जोड़े हैं, जोड़े हैं मतलब संविधान संशोधन से जोड़े हैं। बेटा 2017 में लागू हुआ था सुनील, जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, ठीक है, ये बात आप याद रखना। 1 जुलाई 2017 से लागू, 17 से हुआ था। संशोधन कौन सा है? 16। संशोधन कौन सा है? 16। अब मेरे लालो एक बात आप याद रखें कि यहां से एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 246 ए, 246 ए was added, was added, was added, ठीक है। आर्टिकल 246 से जोड़ा गया, आर्टिकल 246 से, 246 से जोड़ा गया, ठीक। तो कब से जोड़ा है मैंने आपके सामने रख दिया भैया, जीएसटी से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है। और इसमें लिखा क्या है? वस्तु सेवा कर पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? देखिए इसमें लिखा क्या है बच्चे, वस्तु एवं सेवा कर पर, वस्तु एवं सेवा कर पर, वस्तु एवं सेवा कर पर, सेवा कर ब्रैकेट में लिख लेना जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, कानून का मतलब विधान, अधिनियम, एक्ट, लॉ, कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल, शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के, दोनों के पास है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है, ठीक है मेरे भाइयों। यह आर्टिकल साफ कह रहा है, क्लियर इसने बोल दिया है कि भाई मैं जो ऐड हुआ हूं वो 101वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ हूं, जीएसटी से रिलेटेड हूं। और ये आर्टिकल बोल रहा है कि जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति दोनों के पास है, संसद भी बना सकती है, राज्य विधानमंडल भी बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। लेकिन खास बात यह है, खास बात एक पॉइंट और है इसमें, क्या पॉइंट है? लेकिन यदि वस्तु अथवा सेवा का अंतरराज्यीय व्यापार होता है, यदि, यहां एक पॉइंट है बड़ा ही खास, यदि वस्तु, गुड या सेवा, सेवा बोले तो सर्विस, वस्तु एवं सेवा, सर्विस, वस्तु एवं सेवा यानी कि गुड्स एंड सर्विस पर, सर्विस का अंतरराज्यीय व्यापार होता है, अंतरराज्यीय व्यापार होता है, अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार होता है तो उस पर कानून, उस पर कानून केवल संसद बनाएगी,
उस पर कानून केवल कौन बनाएगी? केवल संसद बनाएगी, केवल संसद बनाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है भाई, कि जीएसटी का मुद्दा है, ठीक है, जीएसटी पर कानून दोनों बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संसद भी बना सकती है, राज्य विधान मंडल भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई यहां पर एक बात साफ मेंशन की है कि यदि वस्तु यानी कि गुड्स और सेवा बोले तो सर्विस का अंतरराज्यीय व्यापार समझते हैं? अंतरराज्यीय व्यापार का मतलब होता है इंटर स्टेट ट्रेडिंग, इंटर स्टेट ट्रेडिंग, इंटर स्टेट ट्रेडिंग। ठीक है, अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार का मतलब है एक राज्य का दूसरे राज्य में, एक राज्य का दूसरे राज्य से, एक राज्य का दूसरे राज्य से व्यापार, एक राज्य का दूसरे राज्य से व्यापार। अगर ऐसा कानून है तो भैया केवल कौन बनाएगी? संसद। सर समझ में नहीं आया। बच्चे मान लो मेरी साइकिल बनाने की कंपनी है, मैं साइकिल बनाता हूं, जितेश साइकिल्स, जितेश साइकिल्स। ठीक है, ठीक है भाई, तो मैंने कहा आपसे कि एक राज्य का दूसरे राज्य से व्यापार, जैसे मान लो मेरी कंपनी है जितेश साइकिल्स। अब जितेश साइकिल्स यूपी में बहुत बिकती है, बहुत टीआरपी है मेरी। ठीक है, सब लोग जितेश साइकिल करते हैं। अब मैं यूपी में ही साइकिल बेचता हूं। अगर मैं यूपी के अंदर ही साइकिल बेच रहा हूं, अगर मैं यूपी के अंदर ही साइकिल बेच रहा हूं, तो भैया मुझ पर केवल गवर्नमेंट कौन सी लगेगी? कौन सी गवर्नमेंट का कानून लगेगा? यूपी का। कौन सी गवर्नमेंट का कानून लगेगा? यूपी का। ठीक है भाई, कौन सी गवर्नमेंट का कानून लगेगा? यूपी का। लेकिन अगर मैं यूपी से बाहर जाकर के एमपी में भी बेचने लगूं, एमपी में भी बेचने लगूं, तो भैया फिर तो एमपी भी कानून लगाने लगेगी मुझ पे। और बाबू यूपी से मैं बिहार भी पहुंच जाऊं, यूपी से मैं राजस्थान भी पहुंच जाऊं, तो बाबू ये लोग भी अपने अपने कानून थोपने लगेंगे मुझ पे। अब बाबू मैं तो किसका कानून मानूं? मैं किसका कानून मानूं? मैं तो फंस गया, ये रजिया तो फंस गई गुंडों में, ये रजिया तो फंस गई गुंडों में। भाई मैं यूपी में भी साइकिल बेच रहा हूं, मैं एमपी में भी साइकिल बेचने लग गया, मैं बिहार में भी बेचने लग गया, राजस्थान में भी बेचने लग गया, तो बाबू मैं तो कितनों का कानून मानूं? ऐसे तो पूरे भारत में अगर मैं साइकिल बेचूंगा तो 28 राज्य मुझ पे अपने अपने जीएसटी के कानून लगा देंगे। सबके कानून हो सकता है अलग अलग हो, फैक्ट है, फैक्ट है। इसीलिए जब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होता है, तो कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी जीएसटी के मुद्दे पर, याद रखना। बताओ क्लियर हुआ? बताओ 246 से क्लियर हुआ? 246 से मेरे भाइयों को क्लियर हुआ, मेरे चीतों को क्लियर हुआ? बोले समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बोल सकते हैं आप, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी है इसमें तो अभी बोल सकते हैं। बोलिए समझ में आया? हाँ, जब मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचने पहुंच जाऊंगा, यानी वस्तु या सेवा, ठीक, सर्विस, एक राज्य से दूसरे राज्य में सर्विस दूंगा, तो भैया या वस्तुएं बेचूंगा, तो फिर मेरे लिए जो कानून लागू होंगे वो संसद के होंगे। उस जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, फिर राज्यों को नहीं है, क्योंकि राज्य तो आपस में लड़ेंगे। यूपी कहेगा मेरा लगेगा, एमपी कहेगा मेरा लगेगा, राजस्थान कहेगा मेरा लगेगा, महाराष्ट्र कहेगा मेरा लगेगा। अरे क्यों लड़ रहे हो भैया? संसद का लगेगा। किसका लगेगा? संसद का। बताइए, बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई 246 ए पर? कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी भाई को? ठीक है, चलिए चलिए।
अरे जीएसटी, ये तो जीएसटी, एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी, ये इकोनॉमी की बातें हैं, पॉलिटी में ना लाओ बीच में। अब बात आती है मेरे साथी 247, आर्टिकल नंबर 247, आर्टिकल नंबर 247। 247 क्या कहता है? यहां सिंपल लिखा हुआ है कि संघ सूची के अच्छे प्रशासन के लिए, संघ सूची के अच्छे प्रशासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए, अच्छे प्रशासन का मतलब है संघ सूची, समझ गए? यूनियन लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, यूनियन लिस्ट। संघ सूची को क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट। ठीक है भाई, संघ सूची की मैं बात कर रहा हूं, याद रखना। संघ सूची के अच्छे प्रशासन का मतलब है गुड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन। संघ सूची के अच्छे प्रशासन के लिए, संघ सूची के अच्छे प्रशासन के लिए संसद, संसद अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। संसद यानी कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अतिरिक्त न्यायालयों की, अतिरिक्त न्यायालय, अतिरिक्त न्यायालय समझते हैं? अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है, अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। अतिरिक्त न्यायालयों बोले तो एक्स्ट्रा कोर्ट्स, एक्स्ट्रा कोर्ट्स, एक्स्ट्रा कोर्ट्स, एक्स्ट्रा कोर्ट्स की स्थापना कर सकती है, की स्थापना कर सकती है, की स्थापना कर सकती है। ठीक है भाई, यहां इतना सा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो संसद है वो संघ सूची के अच्छे प्रशासन के लिए, कि ठीक ठाक बढ़िया तरीके से काम चले, कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को ना हो, इसलिए वो एक्स्ट्रा कोर्ट बना सकती है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। और यहां एक पॉइंट लिख लेना ब्रैकेट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर ये आर्टिकल इन दो पर लागू नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी पूरे भारत में एक ही होता है, सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी पूरे भारत में एक ही होता है। हाई कोर्ट कई सारे हैं, 25 हैं हाल फिलहाल में, हो सकता है कल को नया भी बना दें। सर बनाएगी कौन? संसद ही बनाएगी, लेकिन संसद इस आर्टिकल से नहीं बनाएगी, वो हाई कोर्ट में अपने अलग आर्टिकल हैं, समझे? सुप्रीम कोर्ट तो एक ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तो एक्स्ट्रा बन ही नहीं सकता। हाई कोर्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट बनाने के लिए ये आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल इन दोनों को छोड़कर है, बाकी अन्य पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई पारिवारिक बहुत मुद्दे आने लगे, पारिवारिक मुद्दों के लिए एक कोर्ट बना दिया। ठीक है, जैसे परिवार में आजकल आपने देखा होगा शादी तलाक के मुद्दे बहुत आते हैं, शादी तलाक के मुद्दे, तो फैमिली टॉपिक्स के लिए एक कोर्ट बना दिया, फैमिली कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि मान लीजिए घर में संपत्ति विवाद बहुत होते हैं चाचा ताऊ पापा में, तो उनके लिए एक कोर्ट बना दिया, फैमिली कोर्ट। या मान लीजिए मेरे साथियों कोई अधिकरण बना दिया, क्या बना दिया? अधिकरण, अधिकरण को इंग्लिश में कहते हैं, अधिकरण को इंग्लिश में कहते हैं, अधिकरण को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल। कोई ट्रिब्यूनल बना दिया, ट्रिब्यूनल जैसे मैंने कहा पर्यावरण ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल, पर्यावरण ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है भाई, पर्यावरण अधिकरण। सर अधिकरण और कोर्ट, इनमें क्या अंतर है सर? अधिकरण और कोर्ट में क्या अंतर है मेरे बच्चे? तो यहां लिख लेना साइड में छोटा सा, अधिकरण यहां केवल सुनवाई होती है, सजा नहीं होती। यहां केवल विभागीय सुनवाई होती है, विभागीय सुनवाई होती है, लेकिन सजा नहीं होती। विभागीय सुनवाई होती है,
लेकिन क्या नहीं होती, सजा नहीं होती, बट सजा नहीं होती। ठीक है, सजा नहीं दे सकते ये अधिकरण, सजा नहीं होती। जैसे मान लीजिए पर्यावरण अधिकरण है, एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल बना हुआ है, एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल। तो बच्चे जो पर्यावरण अधिकरण है, वहां पर जो भी लोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो वहां के खुद ही के अधिकारी, जो पर्यावरण एनवायरमेंटल विभाग के अधिकारी लोग खुद ही बैठ जाएंगे, खुद ही उन मामलों की सुनवाई करेंगे, लेकिन सजा नहीं दे सकते। सजा के लिए आपको केवल लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यही सजा दे पाएंगे। आप सजा नहीं दे सकते, आप उन मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, फाइल तैयार कर सकते हैं कि कौन दोषी है कौन नहीं, इस तरीके से। एक और एग्जाम्पल लिख लेना आप, एक्स्ट्रा कोर्ट्स, एक्स्ट्रा कोर्ट्स अतिरिक्त न्यायालय, एक्स्ट्रा कोर्ट्स अतिरिक्त न्यायालय। एक्स्ट्रा कोर्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल सीबीआई कोर्ट, सीबीआई कोर्ट, सीबीआई के लिए अलग कोर्ट बना दिया। जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए बोलते हैं इसे। ठीक, इसके लिए अलग कोड बना दिया, इसके लिए अलग कोड बना दिया, इसके लिए अलग कोड बना दिया। मान लो आपने आतंकवाद के लिए अलग कोड बना दिया कि भैया टेररिज्म कोड, टेररिज्म कोड, कि आतंकवाद के जो भी मुद्दे होंगे, जो भी आतंकवाद से रिलेटेड कोर्ट केस आएंगे, वो यहाँ पर आएंगे। तो ये अच्छे के लिए ही तो किया जा रहा है कि संघ सूची पर जो भी चीजें हैं उन पर सारे अधिकार किसको होते हैं, संसद को होते हैं। और संघ सूची पर अच्छे से चीजें मेंटेन रहें, चाहे कोई भी विवाद हो संघ सूची से रिलेटेड किसी भी विषय पर, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, तो इसके लिए वो अतिरिक्त न्यायालय बना सकती है। बताइए कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को, किसी भाई को? ठीक है, ठीक है, क्लियर? भाई जानता हूं कि पॉलिटी संविधान में ज्यादा अच्छी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कोशिश पूरी करता हूं कि समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ जाए। सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो को छोड़कर, मतलब बच्चे एक्स्ट्रा कोर्ट बना सकते हो, लेकिन कौन से वाले एक्स्ट्रा कोर्ट नहीं बनेंगे? आप सोचे कि एक्स्ट्रा सुप्रीम कोर्ट बना दें, नहीं बन सकता। एक ही सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही है, एक ही। ठीक, हाई कोर्ट बन सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट इस आर्टिकल में नहीं बन सकते। हाई कोर्ट बनाने के लिए अपने अलग आर्टिकल हैं, अपने अलग आर्टिकल हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो सजा दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेटा, डिस्ट्रिक्ट और सेशन दो कोर्ट रहते हैं। लोअर कोर्ट जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। दो तरह के कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केवल समझौता होता है, ठीक है, समझौता, शादी तलाक, ठीक है, संपत्ति विवाद, किराया, मकान मालिक, ये वो हैं जिनमें कंपनसेशन होता है। मकान मालिक को किराया नहीं मिल रहा था, किराया मिल जाएगा। किसी ने किसी की जमीन हड़पी, उसकी जमीन वापस मिल जाएगी। शादी तलाक, तलाक करा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सेशन कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट के दो पार्ट होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में क्रिमिनल मामले जाते हैं, किसी ना किसी का सिर फोड़ा, मकान मालिक को किराया नहीं मिल रहा था, लेकिन मकान मालिक ने किराएदार की पिटाई करवा दी, क्रिमिनल मामला बन गया, क्रिमिनल मामला बन गया। ठीक है, दीवानी फौजदारी, शुद्ध देसी भाषा आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये 247 क्लियर हुआ, 247 क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, बहुत बढ़िया। टू फोर्टी एट पर बात करते हैं, आइए। 248, आर्टिकल 248 क्या कह रहा है? 248 कहता है अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय। 248 कह रहा है अवशिष्ट विषय, यानी कि रेजिडुअल, रेजिडुअल, रेजिडुअल या तो पार्स कह लीजिए या सब्जेक्ट्स कह लीजिए। रेजिडुअल पार्स या सब्जेक्ट्स, रेजिडुअल पार्स या सब्जेक्ट। आप कहोगे सर ये क्या चीज आ गई? बेटा अवशिष्ट समझते हो आप? अवशिष्ट का मतलब होता है बचा कुचा, बचा कुचा। ठीक,
जैसे मान लीजिए, अक्सर आजकल के हर जगह की कंडीशन में बता रहा हूं कि आजकल जो जानवर बेचारे हैं उनको, जैसे सबसे पवित्र जानवर हिंदू धर्म में अगर मैं कहूं तो गाय को माना जाता है, गौ माता, ठीक है। और आजकल की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि शादी विवाह में आप लोगों ने खुद देखा होगा, शादी विवाह होते हैं, खाना पीना बनता है, ठीक है। और खाना पीना जो बच जाता है से इन द सेंस, जो प्लेट को हम छोड़ देते हैं ना, फिर उसमें वेस्टेज साइड में हटा दिया जाता है और उस वेस्टेज को फिर जानवरों को दे दिया जाता है। वो बेचारे हमारी झूठन खाते हैं, वो बेचारे हमारी झूठन खाते हैं, ठीक है। क्यों ना हम उतना ही खाना लेते जितना हमसे खाया जाता, तो कम से कम वो झूठन तो नहीं खा रहे होते, कम से कम वो झूठन तो नहीं खा रहे होते। सोच के देखो, क्या उन्हें झूठन खानी पड़ती? वो जो खाना बचता हलवाई के पास, वो बेचारों को, जानवरों को डाल दिया जाता। तो बच्चे, हमारी झूठन यानी कि बचा कुचा जो बच गया वो होता है अवशिष्ट। आपने लकड़ी जलाई, आपने लकड़ी जलाई और पूरी लकड़ी नहीं जल पाई, थोड़ी सी बच गई, तो वही क्या हो जाएगा साथी? अवशिष्ट हो जाएगा। सर मतलब जैसे घर वालों ने एक सामान की लिस्ट दी आपको कि बेटा ये सामान ले आना घर से, ठीक है, ये महीने का राशन का सामान है, बेटा ले आना। आप गए, आप लिस्ट में से पूरा सामान ले आए। अब बेटा घर वाले कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन एक आध सामान छूट ही जाता है। आपने देखा होगा घर वालों ने सब लिखा था, हल्दी धनिया मिर्च चावल दाल, सारी दाल लिख दी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बच गया, फिर भी कुछ ना कुछ बच गया, ठीक। तो जो बचा कुचा विषय है, जो बची कुची चीज है, आप उसी को बोलते हो अवशिष्ट। इसका मतलब है एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय जो जो संघ सूची बोले तो सेंट्रल लिस्ट, संघ सूची बोले तो सेंट्रल लिस्ट, राज्य सूची बोले तो स्टेट लिस्ट, राज्य सूची बोले तो स्टेट लिस्ट, संवर्ती सूची बोले तो कंकरेंट लिस्ट, संवर्ती सूची बोले तो कंकरेंट लिस्ट, संवर्ती सूची बोले तो कंकरेंट लिस्ट। ऐसा विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची तीनों में से, तीनों में से, तीनों में से किसी में भी शामिल ना हो, तीनों में से किसी भी लिस्ट में शामिल ना हो, किसी भी लिस्ट में शामिल ना हो, किसी भी लिस्ट में क्या ना हो बच्चे? शामिल ना हो। तो उस पर तो उसे अवशिष्ट विषय कहते हैं, तो उसे रेजिडुअल सब्जेक्ट कहते हैं, अवशिष्ट विषय कहते हैं, बचा कुचा, ठीक है भाई। लिस्ट बनाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन फिर भी कोई बच गया, फिर भी कोई बच गया, कोई नया टॉपिक आ गया, नया सब्जेक्ट आ गया, तो उसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय बोले तो रेजिडुअल सब्जेक्ट कहते हैं, रेजिडुअल सब्जेक्ट कहते हैं, रेजिडुअल सब्जेक्ट कहते हैं, रेजिडुअल सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है भैया। और ऐसे विषय पर, ऐसे सब्जेक्ट पर कानून बनाने की शक्ति, और ऐसे विषय पर, ऐसे सब्जेक्ट पर, ऐसे सब्जेक्ट पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है मेरे बच्चे? कानून बनाने की शक्ति बताओ किसके पास होगी? किसके पास होगी भाई? दादाजी ने नियम कानून बनाए, अपने लिए भी बनाए, पापा चाचा ताऊ के लिए भी बनाए। पापा चाचा ताऊ को भी पावर दी, अपने हाथ में भी पावर है, लेकिन बच्चे कोई ना कोई टॉपिक बच गया और नया आ गया, नया, जो ना दादा के दिमाग में कभी था, ना पापा चाचा ताऊ के दिमाग में कभी था। तो बताओ उस पर कानून कौन बनाएगा? दादा बनाएंगे, पापा चाचा ताऊ बनाएंगे? कौन बनाएंगे? बहुत बेहतरीन, शानदार। कौन बनाएगा? सर संसद बनाएगी। कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होती है, केवल संसद के पास होती है,
केवल किसके पास है? केवल संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है बच्चे? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। ठीक, बताओ बात समझ में आई? मान लो कोई भी नया टॉपिक आ गया, जैसे एक नया आया कि भाई अब से जो लोग दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं, दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं या दारू पीकर घर जाते हैं, उनसे रास्ते में टैक्स वसूला जाएगा। नया टैक्स आ गया, नया ही नियम आ गया कि भाई जो शराब पी करके घर जाते हैं उनसे पैसा लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। अब ये तो ना तो संघ सूची में मिल रहा है, ना राज्य सूची में मिल रहा है, ना समवर्ती में मिल रहा है, किसी भी लिस्ट में ना मिल रहा, किसी भी लिस्ट में ना मिल रहा। ससुर इस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद। तो कुछ अगर नया आ गया, कुछ भी नई चीज आ गई जो इन लिस्ट में शामिल नहीं है, जो इन सूचियों में शामिल नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत में किसको है? आर्टिकल 248 ने किसको दे रखा है? संसद को दे रखा है। बताओ 248 समझ में आया? 248 क्लियर हुआ आप लोगों को? 248 क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब एक नोट डाल के लिख लेना, यहां पर नोट डाल के लिख लेना। पूर्ण संघीय व्यवस्था में, पूर्ण संघीय व्यवस्था में, पूर्ण संघीय व्यवस्था में, पूर्ण संघीय व्यवस्था समझते हैं? फुल्ली फेडरल सिस्टम या प्योर फेडरल सिस्टम, प्योर फेडरल सिस्टम, प्योर फेडरल सिस्टम। पूर्ण संघीय व्यवस्था में अपशिष्ट शक्तियां, अपशिष्ट शक्तियां, अपशिष्ट शक्तियां राज्य के पास होती हैं। अपशिष्ट शक्तियां राज्य के पास, राज्य के पास होती हैं, राज्य के पास होती हैं। किसके पास होती हैं? राज्य के पास। लेकिन हम पूर्ण संघीय नहीं है, हम तो कनाडा वाला संघ है, हम तो कनाडा वाला संघ है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? याद करो, यूएसए राज्यों के समझौते से बना है, राज्यों के समझौते से। अविनाशी राज्यों का, इंडिस्ट्रक्टिव स्टेट्स का डिस्ट्रक्टिव यूनियन था ये। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था यूएसए। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिव स्टेट्स का डिस्ट्रक्टिव क्या हुआ करता था? यूनियन। क्लियर है? यानी कि वहां राज्य ज्यादा ताकतवर थे, राज्य ज्यादा। ठीक, आई कैन आस्क अ क्वेश्चन विदाउट दिस सब्जेक्ट। बेटा केवल सब्जेक्ट छोड़ो, केवल इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तभी आंसर आएगा, क्योंकि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं डाउट केवल मैं उसी के लूंगा। जो चीज मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ाई ही नहीं है, मैंने कल भी कहा था, मैं उस चीज के अलावा किसी चीज के डाउट नहीं लूंगा, ना उस चीज पर बात करूंगा, ना ही अपना बेमतलब में गला वेस्ट करूंगा। ठीक, और आप तो विदाउट सब्जेक्ट कह रहे हैं, तो भैया विदाउट सब्जेक्ट की बातें, सो सॉरी। मैं केवल पढ़ाता हूं, केवल यहाँ ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक में डाउट जनरेट होगा बोलूंगा। आप कहो कि मौलिक अधिकारों का डाउट है, मैंने पढ़ाया ही नहीं है। आपने जिससे पहले पढ़ा होगा ये डाउट वहां पूछना चाहिए था। जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल राइट, तब मैं उसका जिम्मेदार होऊंगा, तब मैं उसका जिम्मेदार होऊंगा। मैं अपने कर्म का जिम्मेदार हूं, मैं किसी दूसरे के कर्म का जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है, तो ये 248 आपका हो गया। ठीक है, 45 भी बता चुका हूं, 46 भी बता दिया, 46A भी बता दिया, 47 48 भी हो गया, 49 भी बता चुका हूं, 50 भी हो चुका है, 51 भी, 52 भी, 53 भी, 54 55 बच रहे हैं। और इन्हीं को खत्म करके कल मैं आपको प्रशासनिक संबंधों पर ले जाऊंगा, एग्जीक्यूटिव रिलेशनों पर ले जाऊंगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को उम्मीद करता हूं कि नहीं आ रही होगी। मेरी पढ़ाई में खराब पढ़ाता हूं जानता हूं, लेकिन पढ़ाता मेहनत से हूं। ठीक है, चलिए, तो और कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो मिलता हूं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।